नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उद्योग भवन को आईईडी से उड़ाने की धमकी दी गई है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मेल के जरिए ये धमकी दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अधिकारियों को मेल आया था, बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील भी सीनियर अधिकारियों को मेल आया है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस मेल के बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियां अपनी तरफ से सतर्क मोड में नजर आ रही है। चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे। कानपुर की तरफ सबसे पहला रुख, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 47,600 करोड़ रुपए की 15 बड़ी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने भावुक होते हुए उस घटना को भी याद किया जिसने कानपुर समेत पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, पहलगाम आतंकी हमला। पीएम मोदी ने कहा कि यह कार्यक्रम 24 अप्रैल को होना था, लेकिन उसी दिन आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी शहीद हो गए। उनकी मासूम बेटी ऐशन्या की आंखों का आंसू और उनके भीतर का गुस्सा आज ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरे देश की आवाज बन चुका है। प्रधानमंत्री ने इस पूरे दर्द को देश के हौसले में बदलने का संदेश भी दिया। भारत माता की, भारत माता की। कानपुर में विकास का एक कार्यक्रम 24 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन पहलगाम हमले के कारण मुझे अपना कानपुर दौरा रद्द करना पड़ा। पहलगाम के कायरना आतंकी हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी ने भी इस बर्बरता का वो शिकार। भारत माता की। कानपुर की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान, आतंकवाद और भारत की सैन्य ताकत पर सीधे और तीखे शब्दों में बड़ा संदेश दिया है। 47,600 करोड़ की 15 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के मंच से पीएम ने साफ कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने पाकिस्तान को चेताया, आतंक के आकाओं को ललकारा और दुनिया को दिखाया भारत की मेक इन इंडिया की ताकत। ब्रह्मोस मिसाइल से किए गए सटीक हमलों का जिक्र किया और कहा कि दुश्मन कहीं भी छिपा हो, होंक दिया जाएगा। कानपुरिया लैंग्वेज में उन्होंने अपने शब्दों को रखा। साथ ही यूपी को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का उदाहरण बताया। कानपुर की जो जनता है वहां के फैक्ट्रियों को लेकर के एक नई पहचान बनाएगी, इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री ने प्रतिक्रिया जाहिर की। जरा सुनिए पीएम मोदी का ये बयान। और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम की इस धरती से सेना के शौर्य को बार बार सैल्यूट करता हूं। मैं फिर कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था, वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर ये अब खेल चलने वाला नहीं है।
अगर मैं सीधे सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो हौंक दिया जाएगा। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों और मेक इन इंडिया की ताकत भी देखी है। हमारे भारतीय हथियारों ने, ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया वहां धमाके किए। आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई में 3 सूत्र स्पष्ट रूप से तय किए हैं। पहला, भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। उसका समय, जवाब देने का तरीका और जवाब देने की शर्तें हमारी सेनाएं खुद तय करेगी। दूसरा, भारत अब एटम बम की गीदड़ बप्पी से नहीं डरेगा। और न ही उसके आधार पर कोई फैसला लेगा। पूरे यूपी के लिए गर्व की बात है, वो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता में बड़ी भूमिका निभा रहा है। जैसे कानपुर में पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वैसी 7 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को हमने बड़ी आधुनिक कंपनियों में बदल दिया है। आज यूपी में देश का बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। इस कॉरिडोर का कानपुर नोड रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का बड़ा केंद्र है। साथियों, एक समय जहां से पारंपरिक उद्योग पलायन कर रहे थे, वहां अब डिफेंस सेक्टर की बड़ी कंपनियां और हमारे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने चकेरी एयरपोर्ट पर मृतक शुभम द्विवेदी के परिवार से भी मुलाकात की। शुभम के परिजनों से मिलते वक्त प्रधानमंत्री भावुक हो गए। ये मुलाकात बेहद भावनात्मक रही, जिसमें प्रधानमंत्री ने परिवार को सांत्वना दी और उनका हालचाल जाना। इसके बाद प्रधानमंत्री सीएसए ग्राउंड में जनसभा के लिए रवाना हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमने आभार व्यक्त किया। उन्होंने जो मेरे पुत्र का बलिदान हुआ 22 अप्रैल को, उस नरसंहार में जो मेरा पुत्र मारा गया, उसके लिए हमने आभार व्यक्त किया, क्योंकि उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई की। पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने का सेना को आदेश दिया। इसके लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का किसी तरह की कोई, आज कानपुर आए थे इसलिए हमें सिर्फ आभार व्यक्त करना था। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत गहरी संवेदना परिवार के प्रति व्यक्त की। उनको बहुत वो दुखी हैं मेरे बेटे की निधन को लेकर के, और देश के जो अन्य लोग। तो पटना एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी और उनके परिवार से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने वैभव की प्रतिभा की सराहना की
और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर भी उनकी तारीफ करते हुए लिखा, उनके क्रिकेट कौशल की पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में सिंह सभा गुरुद्वारा का दौरा किया और वहां मत्था टेका। ये गुरुद्वारा हाल ही में पाकिस्तान के सीमा पार से हुई गोलीबारी से प्रभावित हुआ था। अमित शाह ने प्रभावित स्थल का निरीक्षण किया और स्थानीय समुदाय के साथ बातचीत की। उन्होंने सुरक्षा बलों के प्रयासों की सराहना की और प्रभावित लोगों के पुनरावास और सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिया। इस दौरान उन्होंने सीमा सुरक्षा की मजबूती पर भी जोर दिया ताकि नागरिकों को बेहतर सुरक्षा मिल सके। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ जवानों से भी मुलाकात की और ऑपरेशन सिंदूर में उनके अदम्य साहस की प्रशंसा की। शाह ने कहा कि जम्मू फ्रंटियर, राजस्थान फ्रंटियर और कच्छ सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों ने पूरी सतर्कता के साथ सीमा की रक्षा की है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की ओर से नागरिक इलाकों पर हुए हमले के जवाब में बीएसएफ ने 118 से ज्यादा पाकिस्तानी चौकियों को ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के घटनाक्रम में अपनी परंपराओं को बनाए हुए जम्मू फ्रंटियर के बीएसएफ के जवान, राजस्थान फ्रंटियर के बीएसएफ के जवान और दूर सुदूर कच्छ की बॉर्डर पर जो जवान तैनात हैं, वो सभी ने पूरी सजगता के साथ सीमा की रक्षा का काम किया। जब पाकिस्तान ने हमारे आतंकवादियों के अड्डे पर किए हुए हमले का जवाब में हमारी सीमा और हमारे नागरिक रिहायशी इलाकों में हमला किया, तब जम्मू फ्रंटियर अकेले में लगभग 118 से ज्यादा पाकिस्तान की पोस्टों को तबाह और नुकसान पहुंचाने का काम। तो वहीं धनबाद में एक भर्ती कैंप का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना था। इस भर्ती कैंप में लगभग 150 वैकेंसी के लिए 500 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं ने भाग लिया। इस मौके पर 5 प्रमुख कंपनियों ने भागीदारी की, जिनमें LIC, बीमा सखी, सुपरफास्ट सिक्योरिटी सर्विस और KL ग्रुप शामिल थी। नियोजन पदाधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि इस भर्ती कैंप में उपस्थित आवेदकों का चयन प्रक्रिया के बाद तुरंत ऑफर लेटर भी दिया जा रहा है। कंपनियां 15,000 से 18,000 रुपए के वेतन पैकेज के साथ नौकरियां दे रही है, जिनमें कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा जैसी सुविधाएं भी शामिल है। आनंद कुमार ने आगे बताया कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए निरंतर भर्ती कैंप और रोजगार मेले आयोजित किए जाते हैं। इस भर्ती कैंप के बाद आगामी 20 जून को एक वृहद रोजगार मेला भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें 25 से 30 कंपनियां भाग लेंगी। इस तरह के प्रयासों से युवाओं को नौकरी से बेहतर अवसर मिलेगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। ये कदम धनबाद क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलने वाला साबित होगा। आज इस एक दिवसीय भर्ती कैंप में अवर प्रादेशिक न्यायालय द्वारा आयोजित भर्ती कैंप में हमारा आज 5 कंपनियों का यहाँ पे भर्ती कैंप आयोजन किया गया है। उसमें LIC है और एम्प्लॉयबिलिटी ब्रिज है, कैट एडुसिस है, सुपरफास्ट सिक्योरिटी और KL ग्रुप है। अभी जिस प्रकार से अमेजन का और तमाम जितने भी फ्लिपकार्ट ऑनलाइन कंपनियां हैं, उनके लिए एक KL ग्रुप है, हैदराबाद की कंपनी है, नोएडा उनका सेंटर है, तमाम विभिन्न जगह पे। तो उनका जो मेन ओपनिंग है वेयर हाउस एसोसिएट्स का है। तो यहाँ पे जो भी बच्चे आएंगे वो बच्चे का सिलेक्शन होगा पिकिंग और उसमें पैकिंग तो देश में एक बार फिर कोरोना का नया वेरिएंट तेजी के साथ फैल रहा है और झारखंड में भी इसके मरीज पाए गए हैं। इस संदर्भ में बोकारो के सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद ने बताया कि जिले में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। बोकारो के सदर अस्पताल में कोविड वार्ड तैयार कर दिया गया है और दवाइयां की पर्याप्त व्यवस्था भी की गई है। अस्पताल में ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है। इसी के साथ ही जिले में लगाया गया ऑक्सीजन प्लांट भी पूरी तरह से सक्रिय और तैयार रखा गया है।
ताकि आपात स्थिति में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। कोरोना जांच के लिए RT-PCR किटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य मुख्यालय को पत्र लिखा गया है। जैसे ही स्वास्थ्य विभाग से नई गाइडलाइन आएगी, उसी के मुताबिक जिले में काम किया जाएगा। सिविल सर्जन ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा है कि पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये नया वेरिएंट सामान्य सर्दी जुकाम या फ्लू की तरह ही है। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की भी सलाह दी है। जिले में स्वास्थ्य विभाग सतर्कता के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई करेगा। इस तरह से बोकारो जिला कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये कोविड अभी इंडिया में कहीं कहीं मिला है, कुछ केसेस मिल रहे हैं। झारखंड में भी 1-2 केस मिला है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अभी पैनिक होने की ज़रा भी इसकी आवश्यकता नहीं है। कोरोना पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। वो वायरल बीमारी है, वो जाएगा नहीं। लेकिन अभी पैनिक नहीं होना है। हमारी तैयारी बिल्कुल 100% तैयार है हम लोग। हमारे लिए बेड की कमी नहीं है, हमारे लिए दवा की कमी नहीं है, हमारे यहाँ स्टाफ की कमी नहीं है, मेरे यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हमारे यहाँ डॉक्टर की कमी नहीं। सारा व्यवस्था मेरा अपडेटेड है। जांच के लिए भी हम लोग RT-PCR किट जो होता है उसके लिए हमने विभाग से लेटर दे दिया। ये कोविड अभी इंडिया में कहीं कहीं मिला है, कुछ केसेस मिल रहे हैं। झारखंड में भी 1-2 केस मिला है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अभी पैनिक होने की ज़रा भी इसकी आवश्यकता नहीं है। कोरोना पहले भी था। तो वहीं गोवा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के हित में होगा कि वो अपनी धरती पर सक्रिय आतंकवाद के ठिकानों को खुद ही खत्म करे। इस प्रक्रिया की शुरुआत पाकिस्तान को हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत को सौंपने से करनी चाहिए। ये दोनों आतंकवादी न केवल भारत के मोस्ट वांटेड सूची में शामिल रहे, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के आतंकवादियों की सूची में भी हैं। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को हाल ही में भारत लाया गया है, जो पाकिस्तान की गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर पाकिस्तान सचमुच बातचीत के लिए गंभीर है तो उसे ऐसे आतंकवादियों को सौंपना चाहिए ताकि न्याय किया जा सके। इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीतियों में सख्ती बरतने को तैयार है और शांति के लिए कई कड़े कदम उठाए जाएंगे। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ देंगे। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। यह दोनों न केवल भारत में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की सूची में हैं, बल्कि ये यूनाइटेड नेशंस की डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में भी शामिल हैं। हाफिज सईद मुंबई हमलों का गुनाहगार है, कौन नहीं सच्चाई को जानता है। समुंदर के रास्ते मुंबई में मौत बरसाने का जो गुनाह उसके संगठन ने किया है, बहन भाइयों, उसको आज भी हम भूले नहीं हैं। मेरे देश के बहादुर जवानों, उसका इंसाफ होना चाहिए और मैं मानता हूं कि कभी न कभी उसका इंसाफ होकर रहेगा। यह काम पाकिस्तान में नहीं हो सकता है। मुंबई हमलों के एक आरोपी तहव्वुर राणा को पिछले दिनों भारत लाया गया है। पाकिस्तान की ओर से बार बार बातचीत की पेशकश की जा रही है। कल ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फिर यह बात दोहराई है, मगर भारत ने साफ कह रखा है कि बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी। अगर पाकिस्तान बातचीत को लेकर गंभीर है तो उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत को सुपुर्द करना चाहिए, ताकि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर खुशी और संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वे 100% खुश हैं और सरकार ने जनता के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए ईमानदारी से काम किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार ने जनता की भलाई और विकास को अपनी प्राथमिकता बनाया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दिल्ली विकास की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है और वो तेजी से तरक्की करेगा। रेखा गुप्ता ने कहा कि विकसित भारत के साथ ही विकसित दिल्ली की कल्पना है और इसके लिए सभी प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने जनता से सहयोग और समर्थन की अपील की ताकि सरकार की योजनाएं और बेहतर तरीके से लागू हो सके।
मुख्यमंत्री का ये बयान दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता और विकास के प्रति उसकी दूरदर्शिता को दर्शाता है। 100% खुश हैं और तसल्ली है कि जो दिल्ली के अधिकार हैं, जो दिल्ली की जनता के अधिकार है, उनको देने की दिशा में दिल्ली की सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, पूरी शिद्दत के साथ काम कर रही है और निश्चित रूप में विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली आगे बढ़ेगी। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना सांसद संजय राउत ने पहलगाम हमले के आरोपियों को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इन 6 आतंकवादियों को इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा है क्योंकि कभी भी बीजेपी कार्यालय से प्रेस नोट आ सकता है कि ये सभी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राउत के इस बयान पर सियासी हलकों में बहस तेज हो गई है। आतंकवादी तो शायद बीजेपी में प्रवेश किया होगा, इसलिए पकड़े नहीं जाते हैं। वो जो 6 आतंकवादी है पहलगाम वाले, वो इसलिए पकड़े नहीं जाते कि शायद वो एक दिन आपको बीजेपी कार्यालय से प्रेस नोट आ जाएगी। वो 6 लोगों ने बीजेपी में प्रवेश किया है, तो अब आतंकवादी तो शायद बीजेपी में प्रवेश किया होगा, इसलिए पकड़े नहीं जाते हैं। वो जो 6 आतंकवादी है पहलगाम वाले, वो इसलिए पकड़े नहीं जाते कि शायद वो एक दिन आपको बीजेपी कार्यालय से प्रेस नोट। तो वहीं अल्मोड़ा के राष्ट्रीय राजमार्ग कारक के पास बने डेंजर जोन को दुरुस्त करने के लिए भारत सरकार के कुल 86 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। इसके तहत सुयाल नदी तल से सुरक्षा और एंकरिंग के निर्माण कार्य के लिए 17.14 करोड़ रुपए की लागत निर्धारित की गई है। हालांकि इस निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। शिकायत मिलने के बाद आज एनएच के अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया और दीवार के निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण एजेंसी को कार्य में लापरवाही बरतने पर फटकार लगाई और गुणवत्तापूर्ण निर्माण करने के निर्देश दिए। एनएच के एसई सहायक अभियंता अनिल पांगती ने बताया कि उन्होंने निर्माण एजेंसी द्वारा किए गए एंकरिंग वॉल को तोड़वा दिया है। साथ ही उन्होंने सख्त चेतावनी दी है कि अगर निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही हुई तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुणवत्ता को लेकर सवाल नहीं, उन्होंने एक गलती कर दी थी जिसको हमने तोड़वा दिया है, उसके बाद सही कर दिया गया उस जगह को। और वैसे हमारी और जगह जहाँ पे काम चला गुणवत्ता से चल रहा है। इसमें हमें गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा किसी भी हालत में। हमारे एईजे हमेशा ड्यूटी। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।